हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइकन क्लासेस। आई एम गौरव। मैं ये अपना फर्स्ट वीडियो यहाँ पे पोस्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ एंड साइंस। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 1 हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो आप सोचते हो, सबसे पहले माइंड में आता है कि हम लेबोरेटरी में जाएं, केमिकल्स को मिक्स करें, ये सब चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास बहुत से होती रहती है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन मीन्स ऐसे प्रोसेस जिससे नए सब्सटेंस बन रहे हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। पुरानी चीज़ें रिएक्ट करके नई चीज़ें बना रही हैं और वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस उन्हें नहीं लाया जा सकता। उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं और ऐसे ही प्रोसेसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे आसपास देख सकते हैं हम, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को बर्न करोगे आप तो क्या उससे वापस से आप पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। उससे एक नया सब्सटेंस बन गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हमारे आसपास बहुत सारी रिएक्शन डेली लाइफ में घटती रहती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारा फूड का डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर ये मैग्नीशियम है, किस फॉर्म के अंदर है? ये हम रिबन की फॉर्म में ले रहे हैं। ऑक्सीजन हमें आसपास मिल जाएगी ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, और ये जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको व्हाइट ऐश की फॉर्म में मिलेगा। राख बन जाएगी व्हाइट से कलर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारी सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन नीड्स टू बी रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। आपको इसे बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। सैंड पेपर हम सबने देखा हुआ है, सैंड पेपर रेगमार जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर, उससे पहले रब किया जाता है। व्हाई? बिकॉज टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम द नीड। जब ये एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा तो हमारे आसपास बहुत सी गैसेज हैं, उन गैसेज से ये रिएक्ट कर जाता है। मेनली एक कार्बोनेट की लेयर ये फॉर्म कर देता है अपने चारों तरफ, जो हमारे प्रोसेस को करने में, आगे बढ़ने में दिक्कत देती है। तो इसलिए इसे रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सैंड पेपर का यूज करते हैं। आप करके देखेंगे इस रिएक्शन को, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को, तो आप देखेंगे मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो डल सरफेस वाला होगा, लेकिन जब हम उसे सैंड पेपर से रब कर देंगे उसका सरफेस शाइनी ब्राइट हो जाएगा एकदम। ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। फूड का डाइजेशन होना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, खाना पकना, कुकिंग ऑफ फूड, जो फ्रूट आप रख देते हैं, एप्पल रख देते हैं, उसका कलर चेंज हो जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे डेली लाइफ के अंदर इतने सारे एग्जांपल्स हैं। केमिकल रिएक्शन जब कैरी आउट होती है तो उसके अंदर हमें कुछ प्रोसेस, कुछ चीजों की हेल्प से पता चलता है कि ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निकलना। सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आना। अभी हम इनका एक एक एग्जाम्पल भी हम साथ साथ पढ़ेंगे और इन कंसेप्ट को समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। टेम्परेचर में चेंज आना। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना अभी बताया जाएगा आपको कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आ जाना। जैसे अभी हमने एप्पल वाला एग्जांपल पढ़ा था, अगर हम एप्पल को छोड़ देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके सरफेस का। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन कलर की। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ जाना, उसके स्टेट में बदलाव आ जाना। ठीक है।
तो फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस का। एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर दोनों को हम एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाना। जब आप ये रिएक्शन कैरी आउट करवाएंगे तो उस अंदर बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये केमिकल इक्वेशन है, जो रिएक्शंस को, जिन प्रोसेस को यहां पर शो करना इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। जैसे कि जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड H2 इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रोसेस को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। और इसके अंदर ये जो आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है रिएक्टेंट्स, और ये जो बाद में बन रहे हैं आपके प्रोसेस कैरी आउट होने के बाद वो है प्रोडक्ट। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला बनाना नहीं आता, 9th के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कैटायन और एनायन को कंबाइन करके हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो डाल दी जाएगी, उसको आप देख लीजिए कि कैसे कैटायन और एनायन का क्रॉस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए जो चीजें यूज की जाती है वो रिएक्टेंट्स होता है, और एज अ रिजल्ट जो बाद में बनता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स। अब इस रिएक्शन के अंदर जब आप बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड में और जिंक का मिक्सचर करेंगे तो क्या देखेंगे, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, एक सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इसके साथ साथ हीट रिलीज होगी। अगर आप उस बीकर को टच करके देखेंगे तो वो आपको गर्म लगेगा। तो ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है, टेम्परेचर के बढ़ने का एग्जाम्पल है, और साथ साथ एक गैस इवॉल्व होने का भी ये एग्जाम्पल है। H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। H2 गैस की एक पहचान होती है, हाइड्रोजन गैस burns with a popping sound। ये आप ध्यान रखना कि जब हाइड्रोजन गैस जब निकलती है, अगर हम उसके पास बर्निंग मैस्टिक लाएंगे उस बीकर के माउथ के ऊपर, तो हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हो रही है। पॉपअप जैसे आप दिवाली में पटाखे जलाते हैं पॉपअप, वैसी ही साउंड आपको इसके अंदर सुनाई देगी इस बीकर के अंदर से गैस निकलने के बाद। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर। इसको भी हम दोनों को एक ही एग्जांपल से समझते हैं, जहां पे हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे क्या आपको क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को कंबाइन कर देना। पोटेशियम आयोडाइड KI आप पढ़ लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा उस शॉर्ट वीडियो को कि आपको कैसे कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन करके फॉर्मूलाज लिखने हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इन रिएक्शन को कैरी आउट करने के बाद आपके पास क्या बनता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये अपने पोजीशंस कैटायन और एनायन की चेंज कर लेते हैं आपस में। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड जो कि होता है PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। जब हम इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में चलेंगे इसको लेकर के, तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो लेड नाइट्रेट का है, और बाद में लेड आयोडाइड आपको दिखेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट PPT। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? फॉर्मेशन तो देख ली हमने, रिएक्शन भी देख ली, पढ़ ली। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट विच सेटल डाउन, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्ट जो केमिकल रिएक्शन में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे कि लेड आयोडाइड यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो रहा है। और चेंज इन कलर का भी ये एग्जांपल है, यहाँ पे हम व्हाइट कलर का पाउडर लेके चले थे और फॉर्मेशन हमने किसकी देखी, येलो कलर के कंपाउंड की। जैसे आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो बीकर के अंदर दोनों केमिकल्स को मिलाने के बाद, इनको रिएक्ट करने के बाद देखेंगे आप येलो कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठते जा रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या है, लेड आयोडाइड है। यहाँ पर कलर भी चेंज दिखा हमें और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी दिखी। चेंज इन स्टेट बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, कंबशन ऑफ कैंडल। कैंडल को
जलाओ आप, बहुत सिंपल है। कैंडल को जब आप जलाते हो क्या देखते हो, सॉलिड होती है कैंडल, वैक्स मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद वो फिर से जो है वो जिस भी सरफेस पे आपने रखा उसको वो फिर से सॉलिड होना शुरू होती है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ वैक्स हमें नहीं मिलती। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वैसे तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस का ये एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल प्रोसेस को शो कर रही है, और कंबशन उस वैक्स का जलना हमें क्या बता रहा है, केमिकल प्रोसेस के बारे में बता रहा है। तो कंबशन ऑफ कैंडल में हम क्या देखेंगे, जो वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है मेल्ट होकर के, और वापस पूरी नहीं मिल रही, तो मतलब कुछ ना कुछ गायब हो रही है, और वो कहाँ गायब हो रही है, CO2 की फॉर्म के अंदर, कंबशन के अंदर CO2 गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है वो क्या है, चेंज स्टेट का एग्जाम्पल है। क्लियर, ये हमने पढ़ लिया। अब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इसमें से एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो हो सकते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के शो होने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ रही है, पूरी हो रही है, इससे हमें पता चला कि रिएक्शन कैरी आउट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैलेंसिंग द रिएक्शंस। रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखना। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस लिखी थी हमने इनके बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया था, अभी हमने सिर्फ समझने के लिए इसको लिखा था यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसके बाद बैलेंसिंग पर भी ध्यान देंगे। बैलेंसिंग द रिएक्शंस करते हैं अब हम, जो हमारा अगला टॉपिक है। जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी उसी को लिख देते हैं, सबसे बेसिक, Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है ये एक तरह की स्केलेटल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल रिएक्शन मींस यहाँ पर आपके कंपाउंड्स जो है वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस नहीं है लेफ्ट और राइट के अंदर। ये कैसी रिएक्शन है, स्केलेटल। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को स्केलेटल कहा जाता है। ठीक है, स्केलेटल रिएक्शन। अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लिख लेना चाहिए, उससे थोड़े थोड़े आपको आसानी रहेगी समझने में। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीजें हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट्स में आप अलग लिख लीजिए और प्रोडक्ट्स में आप इनको अलग काउंट कर लीजिए। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूँ तो मेरे पास एक मैग्नीशियम है और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है दो। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी है एक। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू बराबर नहीं है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, इन्हें बराबर बनाना पड़ेगा लेफ्ट और राइट के अंदर। उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल स्टाइशियोमेट्रिक, जो हम नंबर्स यूज करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये लो यहाँ पे 2 लगाया, देखो हो गया बैलेंस। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप सिंपल वर्ड में कहें तो इसके पैर में आप कोई भी नंबर नहीं लगा सकते नीचे, क्योंकि ये तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस ही चेंज हो गया, ये आपका पूरा जो कंपाउंड है वही चेंज हो गया। 9th के अंदर आप पढ़ते थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट से तभी बनेगा जब उसका एक फिक्स रेशियो होगा। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वाटर के अंदर अगर हम ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो वो वाटर नहीं रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा H2O2। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हमेशा हम आगे जो फ्रंट में जो है वो हम न्यूमेरिकल्स का यूज करेंगे, नंबर्स का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे अगर ऑक्सीजन को 2 करना है तो मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, यहाँ पर 2 लगाने से प्रोडक्ट में मेरे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, बैलेंस हो गई। लेकिन जब मैंने इसके आगे 2 लगाया है तो ये पूरे कंपाउंड के लिए ये नंबर हो गया। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के चेंज होने के साथ साथ मैग्नीशियम में भी चेंज आया, ये भी हो गए 2। तो इसके लिए अब मुझे यहाँ रिएक्टेंट में भी चेंज करना पड़ेगा मैग्नीशियम, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, इसके आगे भी क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों चीजें हो गई बैलेंस। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं जिसमें हम बैलेंसिंग को सीखेंगे। बेसिक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल आप बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज होता है, साथ में CO2 गैस फॉर्म होती है। अभी जो हमने पढ़ा था लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन, उसको भी हम बैलेंस करना सीख सकते हैं। इट विल फॉर्म KNO3 प्लस PbI2, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रेसिपिटेट की रिएक्शन के फॉर्मेशन के दौरान।
आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। आप स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग एलिमेंट्स को लिख लीजिए। हाइड्रोजन को लिख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन है और एक है ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है हमारे पास कितने, 2, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन है हमारे पास 2, प्रोडक्ट में कितना है, 1। बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है। तो अब हमें इस जगह पर 2 बनाना है बैलेंसिंग के लिए। अभी फिर से बताया, हम ऐसे अगर 2 लगा देंगे नहीं, बैलेंस नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कंपाउंड ही चेंज कर दिया, वो वाटर नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 लगाने से ये क्या हुआ, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन जब ऑक्सीजन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी इसके साथ साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन में अब चेंज आ गया, अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4। तो अब यहाँ पर भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखो दोनों जगह हाइड्रोजन कितने हो गए, काउंट करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 4, यहाँ पे हाइड्रोजन पे 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गई, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस्ड, ठीक है। सेम रिएक्शन अगले वाली, इसको भी आप ऐसे ही बैलेंस करो, डायरेक्टली करते हैं हम इसको। कैल्शियम 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करें, पहले बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करें। कैल्शियम एंड कैल्शियम 1 and 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 and 1 3। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमें कोई बैलेंसिंग की नीड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, के आई। यहाँ पे हम सबसे पहले पोटेशियम को देख रहे हैं, K1, यहाँ पर भी 1। पोटेशियम के बाद हम आते हैं आयोडीन के ऊपर, आयोडीन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 2। अब आयोडीन हो गए दोनों तरफ बैलेंस, लेकिन आयोडीन को बैलेंस करने के चक्कर में तुमने पोटेशियम को भी परेशान कर दिया। वो यहाँ पर कितने हो गए, 2, और यहाँ पर हुआ 1। तो अब हमें इसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो पोटेशियम के आगे भी हमने क्या लगा दिया, 2। अब पोटेशियम भी बैलेंस, आयोडीन भी बैलेंस, एक कंपाउंड के सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। तो नेक्स्ट कंपाउंड पे चलो, लेड को देखो, पीबी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बराबर है। अब ये जो ब्रैकेट है ना आपके, ब्रैकेट के बाहर जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, ये कंप्लीट अंदर वाले सारे एलिमेंट्स के लिए है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 काउंट होगी, तो नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, ऑलरेडी बैलेंस है ये। सिमिलरली ऑक्सीजन 3 into 2 6 काउंट होंगे, ना कि 3 काउंट होंगे। ये ब्रैकेट जो है ये आपको क्या बता रही है कि आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं अंदर। क्यों करना होता है, क्योंकि जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उसके अंदर आप ब्रैकेट लगाते हो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। पॉलीएटॉमिक आयंस में, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है नाइट्रेट, इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो नाइट्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। इसीलिए नाइट्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 3 to the 6। यहाँ पर देखो, चेक करो, ऑक्सीजन 3 to the 6। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। इस तरीके से आप एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो आउट करके कोई भी केमिकल रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, चैप्टर 1 में। उसके बाद का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, ओके। आप देखिए इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो।